पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये भीड़ नहीं थी, एक एक व्यक्ति और एक एक साथी मेरे लिए मोती की तरह से। कांग्रेस के अंदर जो ग्रीन ब्रिगेड गैंग है, उसने अपने पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के सिर पर लाठियां भांज करके उनको भगाने का काम किया। आज तक 5 अध्यक्ष कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं, 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद आज तक जिलों का संगठन नहीं बना पाए हैं। 4 उप मुख्यमंत्री कहे हैं, आते आते देखना ये 90 के 90 को मुख्यमंत्री बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश करें। उनको जो कहा करते थे, पहले यही कहा करते थे कि राज्यसभा जो है वो हारे हुए राजनीतिज्ञों का घर है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज़। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है खिदड़ गांव में, जहां पर पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खिदड़ गांव के मेन चौक पर जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सुबह से ही लोगों ने जो है कैप्टन अभिमन्यु का जो है दिल की गहराई से इंतज़ार किया, क्योंकि आज हिसार लोकसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु के काफ़ी प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से वो कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट पहुँचे। लेकिन फिर भी जो यहाँ की जनता है, उन्होंने दिल थाम कर उनका जो है स्वागत और सत्कार किया। और उसके बाद जब कैप्टन अभिमन्यु स्टेज पर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा केक काट कर उनके जन्मदिन को आज मनाया गया। और उसके बाद बिस्ला परिवार यानी कि खिदड़ गांव के बिस्ला परिवार के घर फिलहाल मौजूद, और यहाँ पर भी उन्होंने निजी तौर पर जो है अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उन्हें इन्वाइट किया गया। तो चलिए कैप्टन अभिमन्यु जी के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आगे की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं और उनके जन्मदिन पर उनका क्या कहना है इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, जैसे आज आपका जैसे 56वां जन्मदिन है और पूरे हल्के में, क्षेत्र में, पूरा विधानसभा में, एक तरह से लोकसभा में सभी जगह अलग अलग जगह जन्मदिन के लिए कार्यक्रम किए गए। कहीं जैसे निजी तौर पे आपको भी बुलाया गया, हजारों की संख्या में भीड़ भी थी। क्या कहेंगे? आप कह रहे थे पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है जन्मदिन के ऊपर। निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा जो मेरा वृहद परिवार है, उन्होंने मुझे मेरी खुशी को कई गुना करने का काम किया और इस खुशी में शरीक होकर के मुझे बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं और आशीर्वाद दिया। तो मेरे लिए ये जन्मदिवस जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। और कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन या अपना कोई भी परिवार का जो जीवन का इस प्रकार का इवेंट होता है तो वो अपने परिवार में मनाता है, और मेरा यही परिवार है। और इतना बड़ा परिवार पाकर के कौन अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझेगा। मैं गदगद हूँ और निश्चित तौर पर मैं ऋणी हूँ अपने इस पूरे परिवार का कि उन्होंने इतने प्यार से आज ये जन्मदिन मनाया है। लगभग ना लोग 10-10 घंटे से वेट कर रहे थे कि हालांकि जहाँ पहुँचना था आपका 11 बजे का टाइम था, वहाँ पहुँच रहे हैं 4 बजे 5 बजे, उसके बावजूद ही लोग टिके रहे आपके जन्मदिन मनाने के लिए। लेकिन मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, सबका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण मानता हूँ कि हांसी के अंदर भी रक्तदान शिविर लगा, सिसाई गाँव में भी रक्तदान शिविर लगा, उसके अलावा और भी कई कार्यक्रम रास्ते में हुए, रोहतक में भी कई कार्यक्रम हुए, कल भी कई कार्यक्रम हुए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज अपने आप में एक इतने बड़े परिवार का सदस्य बन पाया हूँ। इतने बड़े परिवार ने मुझे अपनाया है, अपना प्यार दिया है, अपना सदस्य बनाया है। तो मैं बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने इतनी देर तक इंतज़ार किया और इस ऋण को चुकाने का ज़िंदगी भर कोशिश करूँगा। पिछले काफ़ी समय से आप हिसार लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। अभी दिवाली मिलन समारोह जो आपने हिसार में किया और अपना जन्मदिन जो है अपने हिसार लोकसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शिरकत की, तो कहीं ना कहीं जो है बृजेंद्र सिंह की कुर्सी के ऊपर तो आपकी नज़र नहीं। हमारी तो बहुत खुशी होगी कि वो बार बार चुने जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अभी मैं 2.5 महीने मध्य प्रदेश में था, और जहाँ भी देश भर में कमल के फूल के चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, एक कार्यकर्ता के नाते जो मुझे अवसर मिलता है, मैं अपना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ। और मैं निरंतर, आपने मुझे यहाँ देखा, मैं पीछे पलवल भी था, मैं रेवाड़ी भी था, मैं भिवानी भी था, मैं करनाल भी था, मैं कुरुक्षेत्र भी था, मैं जींद भी था, तो रोहतक में तो मैं रहता ही हूँ। तो मैं निरंतर अपने प्रवास पर ही रहता हूँ। अपने जो पार्टी परिवार है मैं उसी के बीच में रहता हूँ।
तो कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में उतारे लोकसभा में, क्या आपका मन है या क्या है सोच रहे हैं? पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये भीड़ नहीं थी, एक एक व्यक्ति और एक एक साथी मेरे लिए मोती की तरह से है, और एक एक अपने आप में एक धुरंधर है, एक एक अपने आप में एक महारथी है, और मेरे लिए एक एक साथी का अपना महत्व है, और उनके साथ के कारण ही हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कैप्टन साहब, एक राजनीतिक सवाल है, अभी 3 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन वही हरियाणा के अगर लिहाज से बात करें, क्योंकि अगले साल हरियाणा में चुनाव होने, लोकसभा के विधानसभा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि इन राज्यों का जो है हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। आप उनके दावे को कैसे देखते हैं? आप उनके 3 दिसंबर के पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं सब राज्यों में घूम करके आया हूँ और एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि हर चुनाव का अपना महत्व होता है। इन 3 चुनाव जो राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इससे स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बना करके भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। दुनिया का एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को देखना चाहती है। तो आने वाला जो साल है उसमें लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी और अच्छा काम को आगे चालू रखेंगे और बेहतर काम करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा किस उद्देश्य से की जा रही है और 2024 में क्या लगता है कि इसका कोई असर जो है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, विकसित भारत यात्रा तो एक शासकीय कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को जो पात्र हैं उनको उनके गांव में ही वो सुविधा मिल सके। तो लोकतंत्र की एक जिम्मेदारी बनती है, लोकतंत्र में एक सरकार की, कि जिम्मेदार सरकार अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी में न पड़ने दे, और जो उनके कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो अमली जामा पहनाया जाए, उसका लाभ हर आदमी को मिल पाए, बिना किसी रेड टेप के, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलम्ब के, बिना किसी तकलीफ के। तो एक प्रयास है और अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना की जाए उतना कम है। कैप्टन साहब, एक हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल चल रहा है, क्योंकि फिलहाल अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा? जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहेगा, नहीं रहेगा? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर कोई कहीं इस बात को जानने के लिए इच्छुक है, और आपके हल्के की बात करें, वहाँ से भी मौजूदा विधायक वो जेजेपी से है। जो पहले था वही आगे होगा, जो 2019 में था वही 2024 में होगा। यानी बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी, क्योंकि 19 का तो राजस्थान में भी लड़े हैं, वो भी लड़े, हम भी लड़े हैं। दीपेंद्र 2019 में भी लड़े थे, वो भी लड़े थे, हम भी लड़े थे। तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी जो समझौता था उसको तोड़ने के लिए समझौता कर रही है। उनका कहना है कि फिर से तीसरी बार आखिर कैसे बीजेपी सत्ता में आए, वो इनेलो और जेजेपी का फिर से साथ लेगी जैसे पहले भी। देखिए, उनको अपनी खिसकती हुई ज़मीन दिखाई दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का जो वो एक गिरोह है, वो एक गैंग है जिसके वो प्रतिनिधि हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में ही सबको एक नहीं कर पाए हैं, कांग्रेस पार्टी का आज तक संगठन नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कोशिशें बहुत की हैं। कांग्रेस के अंदर जो ग्रीन ब्रिगेड गैंग है उसने अपने पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के सिर पर लाठियां भांज करके उनको भगाने का काम किया। उन्होंने शैलजा प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनको काम नहीं करने दिया। आज तक 5 अध्यक्ष कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं, 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद आज तक जिलों का संगठन नहीं बना पाए हैं। वो अपने ही द्वंद्व में उलझे हुए हैं, और अपने द्वंद्व से स्पष्ट है कि जब वो कहते हैं कि 1 मुख्यमंत्री बनेंगे और 4 उप मुख्यमंत्री का जब नाम ले रहे हैं, तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये जनता ने उनको खारिज कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए उनको कहना पड़ा है कि इस बिरादरी से 1 उप मुख्यमंत्री, इससे 2, इससे तीसरा, इससे चौथा। ये जातिवाद का इससे गंदा उदाहरण और दूसरा कौन सा हो सकता है? और हार की स्वीकार करने का इससे बड़ा उदाहरण और दूसरा कौन सा हो सकता है? तो कांग्रेस तो हार की मानसिकता में है, हार मान चुकी है, और अभी 4 उप मुख्यमंत्री कहे हैं। आते आते देखना, ये 90 के 90 को मुख्यमंत्री बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने 3 तो बनाए हैं, हालांकि हुड्डा साहब ने शुरुआत की थी बोलकर, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में जैसे उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए, इसी तरह से उनको जो कहा करते थे, पहले यही कहा करते थे कि राज्यसभा जो है वो हारे हुए राजनीतिज्ञों का घर है। कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की स्टेटमेंट थी राज्यसभा में, तो वो जाए जो लोगों के बीच में जिसको जीत ना मिले नकार दिए गए, ऐसे शब्द प्रयोग करते थे। अपनी कांग्रेस के नेता के बारे में शायद शैलजा जी बनी थी तब कहा था, और जब दोनों पिता पुत्र हारे तब पुत्र के लिए उन्होंने किस प्रकार का खेल रच करके अपनी ही बात को उन्होंने एक तरह से विरोधाभासी बात करी। तो इसी तरह से जो एक मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा में किसी को जीने नहीं देना चाहते हो, उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री की बात कर ली। आने वाले समय में और भी उनको बात करते हुए हम देखेंगे। वो हार के मानस में हैं और उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। उनको वो जानते हैं कि उनको 36 बिरादरी का समर्थन नहीं है। वो जानते हो कि एक क्षेत्र के बाहर उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा।